गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 20 का अभ्यास किया था। आज हम अध्याय 21 करेंगे। तो आप सभी अपनी बुक खोलो, बुक का पेज नंबर 96 निकाल लो। कौन सा पेज निकालना है? 96। अध्याय 21। क्या नाम है अध्याय का? हॉकी। अब हॉकी क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल है, पता है ना आप लोगों को। हम बहुत सारे खेल खेलते हैं, उसमें एक हॉकी भी है जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में हॉकी खेल के सभी पहलुओं के बारे में बताया गया। इस पाठ में क्या बताया गया है? हॉकी खेल के जो पहलू होते हैं कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कैसे खेलते हैं, इन सब चीजों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल होने के साथ साथ बहुत ही रोचक खेल भी है। अब क्या कहा लेखक ने कि राष्ट्रीय खेल होने के साथ साथ क्या है, वो रोचक भी है। हॉकी का खेल भारतवर्ष का राष्ट्रीय खेल है। क्या है हॉकी? हमारा राष्ट्रीय खेल है। भले ही अंग्रेजों ने इस खेल को हमारे देश में शुरू किया हो, परंतु भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में जो निपुणता प्राप्त की है तथा हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विजय प्राप्त करके जो ख्याति पाई है, उससे तो यही सिद्ध होता है कि हॉकी हमारा ही खेल है। अब क्या कह रहे लेखक कि भले इस खेल को अंग्रेजों ने शुरू किया हो, परंतु भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में जो ख्याति पाई है, मतलब विश्व प्रसिद्ध है। और निपुणता मतलब एक तरह से कह सकते हैं योग्य। तो इस खेल में जो भारतीय खिलाड़ी वो एक योग्य खिलाड़ी हैं तथा जो हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विजय प्राप्त ख्याति यानी विश्व प्रसिद्धि है ना। तो आज भारत विश्व में प्रसिद्ध है किसके लिए? अपने खेल के लिए। कौन से खेल के लिए? हॉकी के लिए। तो इसलिए क्या कहेंगे हम कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। प्राचीन समय में ईरान देश के लोगों, जो प्राचीन समय की बात करें कि ईरान देश के लोग बल्लों के द्वारा एक खेल खेला करते थे जो हॉकी का ही एक रूप था, पर उसमें हॉकी का सौंदर्य नहीं था। अब क्या कह रहे लेखक कि उसमें हॉकी जैसा सौंदर्य नहीं था। जो हॉकी में जो सौंदर्य है वो नहीं था। उस खेल को यूनानियों ने सीखा। किसने सीखा? ईरानियों से यूनानियों ने सीखा और उन्होंने उसे रोम तक पहुंचाया। कहां पहुंचाया? रोम तक पहुंचाया। सन 1921 में एथेंस में एक ऐसी खोज हुई थी जिसके आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि यह खेल यूरोप में पूर्व से ही पहुंचा। मतलब क्या अनुमान लगाया गया? अंदाजा, अनुमान मतलब एक तरह से अंदाजा क्या लगाया गया कि ये खेल कहां से पहुंचा था? यूरोप में कहां से पहुंचा था? पूर्व से ही पहुंचा था। आधुनिक हॉकी से मिलता जुलता खेल पहली बार इंग्लैंड में खेला जाना शुरू हुआ। कहां खेला जाना शुरू हुआ था? इंग्लैंड में। उस समय अगर गेंद गोल के खंभों से 24 मीटर से ज्यादा की दूरी से मारी जाती और गोल हो जाता, फिर भी गोल होना नहीं माना जाता था। क्या नहीं माना जाता था? गोल होना नहीं माना जाता था। इस सीमा का निश्चित रूप से निर्धारित करने वाले भूमि पर खींचे हुए वृत्त का विचार तब तक किसी को नहीं आया था। कौन सा विचार नहीं आया था? वृत्त का विचार किसी को नहीं आया था। वर्तमान हॉकी का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ। अब क्या कह रहे लेखक कि जो हॉकी का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ, जब हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई और पहली बार स्ट्राइकिंग सर्कल या गोल वृत्त को अपनाया गया। किसको अपनाया गया था? गोल वृत्त। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, पहला अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों के साथ कब हुआ था? 1895 में, 1895 में इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच खेला गया था। किसके, कौन से देशों के बीच खेला गया था? इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच। इसके बाद सन 1900 के आसपास लोगों को हॉकी की एक ऐसी समिति की आवश्यकता प्रतीत हुई जो इस खेल के नियम निर्धारित करे। मतलब किसकी आवश्यकता महसूस हुई? एक समिति की, जो क्या कर सके? खेलों के नियम निर्धारित कर सके कि इस खेल के क्या क्या नियम है, किस नियम से इस खेल को खेला जाए। इंग्लैंड हॉकी एसोसिएशन के 3 और आयरलैंड तथा वेल्स के 2 प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई।
कुछ समय बाद इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी बोर्ड का नाम दिया गया। किस चीज का नाम दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी बोर्ड का नाम दिया गया। थोड़े ही समय में यह खेल ब्रिटिश द्वीपों में फैल गया। कहाँ फैल गया था? यह खेल ब्रिटिश द्वीपों में फैल गया और आज सैकड़ों क्लबों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों में खेला जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे जगह ये खेला गया। कहाँ कहाँ? बहुत सारे से क्लब है जहाँ पर हॉकी खेला जाता है, स्कूलों में खेला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला गया है और विश्वविद्यालयों में खेला जाता है। हॉकी का खेल खुले मैदान में दो दलों के बीच खेला जाता है। अब हॉकी का खेल किसके बीच खेला जाता है? दो दलों के बीच। और कहाँ खेला जाता है? खुले मैदान में। प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं हर एक दल में? 11-11 खिलाड़ी होते हैं। हर खिलाड़ी के हाथ में एक टेढ़ा बल्ला होता है। क्या होता है? टेढ़ा बल्ला होता है, जिससे वह गेंद को मारता है। जिससे वह क्या करता है? उस गेंद को मारता है। हर दल इस बात का प्रयत्न करता है कि विरोधी दल के विरुद्ध गोल कर दे। हर एक जो दल होता है वो क्या प्रयास करता है? प्रयत्न मतलब एक तरह से प्रयास। तो क्या प्रयास करता है? कि वह उनके विरुद्ध, उस दल के विरुद्ध गोल कर दे। हॉकी का मैदान, अब मैदान की विशेषता बताइए कि हॉकी का जो मैदान होता है वो किस प्रकार का होता है। तो हॉकी का मैदान लगभग 92 मीटर लंबा, यानी 92 मीटर लंबा और 52 से 56 मीटर चौड़ा होता है, यानी 52 से 56 मीटर चौड़ा होता है। हॉकी का मैदान समतल होता है। कैसा होता है हॉकी का मैदान? समतल होता है। इसमें कंकड़, पत्थर या गड्ढे नहीं होते, एकदम प्लेन होता है, समतल होता है ना। हॉकी के खेल में, अब हॉकी का जो खेल होता है उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए रहती, तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। हॉकी के खेल में गेंद, हॉकी स्टिक, गणवेश, गणवेश मतलब ड्रेस, चुस्त ड्रेस, हल्के, मजबूत और सही नाप के कैनवास के जूते, छड़ियां, गोल के खंबे, तख्ते तथा गोल की बल्लियां आदि वस्तुओं का समावेश होता है। अब यहाँ पे सामग्री बताई गई है कि हॉकी के जो खेल होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें चाहिए रहती है। हॉकी के खिलाड़ी का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना परम आवश्यक है। अब यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? हॉकी के खिलाड़ी के बारे में कि खिलाड़ी को कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो हॉकी के खिलाड़ी का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना परम आवश्यक है। कैसा होना चाहिए? उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सतत 2-3 घंटे तक तेजी से दौड़ सके। क्या क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर? सतत मतलब लगातार। वो उसमें उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो 2-3 घंटों तक लगातार दौड़ सके, तभी वो हॉकी का खिलाड़ी बन सकता है। यानी उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? कि वो 2-3 घंटे लगातार दौड़ सके। अच्छे हॉकी खिलाड़ी में शारीरिक शक्ति के साथ साथ, अब क्या चीज बताई ये लेखक ने कि क्या क्या चीज होनी चाहिए? शारीरिक शक्ति के साथ साथ फुर्तीलापन, शीघ्र निर्णय की शक्ति, शीघ्र निर्णय की शक्ति मतलब सही और मतलब जल्दी से निर्णय लेना कि क्या सही है क्या गलत है, समझबूझ और सहिष्णुता का होना जरूरी है। समझबूझ और सहिष्णुता का होना जरूरी, नहीं तो आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएगा। हॉकी का खेल पूरी टीम का खेल होता है। अब क्या कह रहे लेखक कि जो हॉकी का खेल होता है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि एक पूरी टीम का होता है। प्रत्येक खिलाड़ी को एक दूसरे से भली भांति परिचित होना चाहिए और हर एक खिलाड़ी को एक दूसरे से क्या होना चाहिए? परिचित होना चाहिए। हॉकी में सफलता प्राप्त करने के लिए टीम वर्क या दल कार्य अनिवार्य। अब क्या बताया है? टीम वर्क मतलब किसी एक खिलाड़ी के अच्छा खेलने से पूरी टीम नहीं जीतेगी, बल्कि सबको अच्छा खेलना होगा और सब में आपस में तालमेल बनाए रखना होगा। यानी टीम वर्क बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। किसमें? हॉकी में। दल कार्य जिसको बोलते हैं दल कार्य। कोई खिलाड़ी चाहे वह कितना ही निपुण क्यों न हो, मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं कि चाहे कोई खिलाड़ी कितना ही निपुण क्यों न हो, हॉकी जैसे सामूहिक खेल में अकेला कुछ नहीं कर सकता। हॉकी जैसे सामूहिक खेल में वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मान लो एक खिलाड़ी बहुत अच्छा है लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए पूरी टीम का अच्छा होना जरूरी है। प्रत्येक खिलाड़ी की सफलता साथियों के सहयोग पर आधारित है। अब क्या कह रहे लेखक कि हर एक खिलाड़ी की सफलता किस पर आधारित होनी चाहिए? उसके साथ वाले खिलाड़ी पर आधारित होनी चाहिए,
है ना, उसके साथी पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि अगर साथी अच्छा खेलेगा तभी सफलता मिल सकती है। कुछ खिलाड़ी अपने शॉट तथा ड्रिबलिंग से दर्शकों को मुग्ध कर देते हैं। मुग्ध करना मतलब एक तरह से मोहित करना, है ना। तो दर्शकों मतलब जो देखने वाले, दर्शक किसको बोलते हैं, जो मैच देखने वाले होते हैं, दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं और दल के पूर्ण सहयोग की उपेक्षा करते हैं। उत्कृष्ट हॉकी तो क्या, यह सही हॉकी भी नहीं है। अब क्या कह रहे हैं लेखक कि उत्कृष्ट हॉकी तो क्या, यह सही हॉकी भी नहीं है। अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। अब क्या कह रहे हैं लेखक कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसमें टीम वर्क का होना अनिवार्य। पूरी टीम ही मिलकर अच्छे से खेलेंगे तभी वे जीत पाएंगे, यानी उनको अकेले नहीं बल्कि टीम वर्क होना उनमें जरूरी है। वाली कहावत हॉकी खिलाड़ी पर 100% लागू होती है। कौन सी है, टीम वर्क, यानी मिलजुल कर खेलना। यद्यपि हॉकी का खेल उतना व्यापक नहीं है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि माना कि उतना व्यापक नहीं जितने कि दूसरे खेल, जितना कि फुटबॉल या क्रिकेट का। अगर देखा जाए तो फुटबॉल क्रिकेट का, तथापि विश्व के अनेक देशों में वह लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी वह विश्व के अनेक देशों में क्या है, लोकप्रिय, लोग उसे पसंद करते। किसको पसंद करते, हॉकी को। सन 1908 से हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया। अब हॉकी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, 1908 से। उस वर्ष केवल 6 यूरोपीय देशों इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, जर्मनी और फ्रांस ने ही उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था। जब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था तब कितने देशों ने भाग लिया था उसमें, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, जर्मनी और फ्रांस ने। जब हॉकी प्रतियोगिता आरंभ हुई उस समय उसके मनोरंजक पक्ष पर ही अधिक बल दिया जाता था। किस चीज पर बल दिया जाता था, मनोरंजक पक्ष पर, यानी हॉकी दूसरों का मनोरंजन करे। परंतु अब तो सभी राष्ट्रों की दृष्टि मानव विजय पराजय पर केंद्रित हो गई। लेकिन अब किस पर दृष्टि रहती, दृष्टि मतलब नजर किस पर हो गई, विजय और पराजय पर, उस खेल को जीतना और हारना। खेल के लिए खेल का सिद्धांत लुप्त होता जा रहा है। मतलब खेल के लिए खेल जो सिद्धांत था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये लक्षण अच्छा नहीं है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि ये जो लक्षण है कि खेल के लिए खेल का जो सिद्धांत समाप्त हो रहा है, ये लक्षण सही नहीं है। ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार, अब क्या बोल रहे लेखक कि ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार 1928 में भाग लिया था। कब लिया था, 1928 में भाग लिया था। यह प्रतियोगिता एम्स्टर्डम में हुई थी। इसमें 10 देश सम्मिलित हुए थे। कितने देश शामिल हुए थे, 10 देश। भारत ने अंतिम स्पर्धा में हॉलैंड को 3-0 गोल से पराजित करके हॉकी जगत में अपने नाम का सिक्का जमा लिया था। स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता। भारत ने हॉलैंड को हराकर हॉकी जगत में अपना स्थान बना लिया था। 4 वर्ष बाद लॉस एंजिल्स में भारत ने फिर से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। उस स्पर्धा का वर्णन करते हुए मीडिया ने भारतीय दल के खेल की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। क्या की थी, प्रशंसा की थी। अब भूरी भूरी यानी अधिक, मतलब भारतीय दल के खेल की अधिक प्रशंसा की थी। भारत की श्रेष्ठता का रहस्य, अब क्या कह रहे हैं लेखक कि भारत उस खेल में क्यों श्रेष्ठ था, उसके क्या रहस्य थे, उसके बारे में बताया है कि भारत की श्रेष्ठता का रहस्य उनके खेल की शैली में निहित था। निहित मतलब सम्मिलित। किस चीज में सम्मिलित था, उनकी खेल की जो शैली थी उसमें निहित था। भारतीय खिलाड़ी ड्रिबलिंग में सिद्धहस्त थे। किस चीज में सिद्धहस्त थे, ड्रिबलिंग में। अब सिद्धहस्त यानी माहिर थे। किसमें माहिर थे वो, ड्रिबलिंग में। सन 1936 की ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान ध्यानचंद तो ड्रिबलिंग में इतने कुशल थे कि उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे,
ध्यानचंद की, कि वो इतने कुशल थे ड्रिबलिंग में कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनको खेलते हुए देखने पर ऐसा लगता था मानो उनकी स्टिक में कोई चुंबक हो। कैसा लगता था? मानो उनकी स्टिक में क्या लगी हो? चुंबक लगी हो, जो गेंद को अपनी ओर खींचता ही है। इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। मतलब उनके खेल को देखकर उनको क्या कहा गया था? हॉकी का जादूगर। किसको? ध्यानचंद जी को क्या कहा गया? हॉकी का जादूगर। मानो वो हॉकी के जादूगर हो, जादू की तरह वो खेलते थे। मतलब उनकी जो गेंद है वो स्टिक से कैसी लगती थी? जैसे चुंबक से चिपका दी गई हो। भारतीय टीम की विजय का एक दूसरा और बड़ा कारण था गेंद पर पूरा नियंत्रण। अब भारतीय टीम की विजय का दूसरा कारण क्या था? गेंद पर पूरी तरह से नियंत्रण, यानी गेंद पर उनका नियंत्रण होता था। वो जैसा चाहते थे गेंद वैसी ही जाती थी। भारतीय खिलाड़ी जिस प्रकार पास देने में दक्ष थे। अब क्या कह रहे हैं लेखक? कि भारतीय खिलाड़ी जिस प्रकार पास देने में दक्ष थे, उसी प्रकार दूसरों से प्राप्त गेंद को भी बड़ा शीघ्रता और कुशलता से अपने नियंत्रण में कर लेते थे। यानी दूसरों की जो गेंद आती थी उसे भी शीघ्रता और कुशलता से अपने नियंत्रण में कर लेते थे। उनमें यह भी कौशल था कि वे बहुत ही संकुचित स्थान में ही भी गेंद के साथ पैंतरेबाजी दिखा सकते थे। मतलब संकुचित स्थान मतलब छोटे स्थान पर भी, यानी भले मैदान छोटा हो लेकिन वैसे मैदान में भी वो क्या कर देते थे? पैंतरेबाजी यानी करतब दिखा देते थे। टीम का प्रत्येक खिलाड़ी अपने स्थान का महत्व समझता था। मतलब जो टीम में जितने भी खिलाड़ी होते थे उसमें से हर एक खिलाड़ी अपना महत्व समझता था और उसी के अनुरूप वो खेलता था और अच्छी तरह जानता था कि कब प्रतीक्षा करे और कब आक्रमण। मतलब क्या जानता था वो? ये कब उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और कब आक्रमण यानी कब खेलना चाहिए। भारतीय खिलाड़ियों में यह भी गुण था कि वे अपने कप्तान के साथ पूरा सहयोग करते थे। अब भारतीय खिलाड़ियों में कौन से गुण की बात कर रहे हैं? कि वो अपने कप्तान है ना के साथ क्या करते थे? पूरा सहयोग करते थे, यानी अपने कप्तान का सहयोग देते थे, उसे सहयोग देते थे। और कप्तान भी उनमें से हर एक पर पूर्ण विश्वास रखता था। मतलब हर एक खिलाड़ी पर पूरा विश्वास रखते था और भरोसा करता था कप्तान भी। मतलब आपस में उनका बहुत ही बढ़िया तालमेल था। वे अपने लिए नहीं वरन अपने दल के लिए, अपने राष्ट्र के लिए खेलते। मतलब उनमें कौन सी भावना थी? कि वो अपने लिए स्वयं के लिए नहीं खेल रहे बल्कि अपने दल के लिए खेल रहे, अपने राष्ट्र के लिए खेल रहे, और यही भावना उन्हें विजय दिलाती थी। हमारे नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, किसे प्रोत्साहन देने के लिए? हमारे नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा एशियाई खेलों और ओलंपिक प्रतियोगिता के लिए अच्छी से अच्छी टीम बनाने के उद्देश्य से सारे देश में अनेक हॉकी एसोसिएशन और क्लब स्थापित किए गए। किस चीज की स्थापना की गई? हॉकी एसोसिएशन और क्लब की स्थापना की गई। और अनेक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। बहुत सारी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सन 1928 से लेकर प्रतिवर्ष अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता भी होती रही। मतलब अलग अलग राज्य, अंतर्राज्यीय मतलब अलग अलग राज्यों से भी प्रतियोगिता होती रही है, जो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के नाम से प्रसिद्ध है। जो कि किस नाम से प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के नाम से प्रसिद्ध है। हॉकी जगत में भारत का एकाधिकार सन 1960 तक कायम रहा। एकाधिकार कब तक कायम रहा? 1960 तक। अब एकाधिकार का मतलब क्या होता है? पूर्ण अधिकार रहा। यानी भारत हॉकी जगत में हॉकी खेल पर भारत का पूर्ण अधिकार रहा। कब तक? 1960 तक। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में हम हॉकी में दूसरे कुछ राष्ट्रों से पिछड़ गए हैं। पिछड़ जाना मतलब पीछे रह जाना, दूसरे राष्ट्रों से पीछे रह गए। परंतु हमारे कुशल खिलाड़ी हताश नहीं है। हताश मतलब निराश। लेकिन फिर भी हमारे जो हॉकी के जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, वो हताश नहीं है, निराश नहीं है। आशा है कि निकट भविष्य में ही हम अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त कर लेंगे। क्या विश्वास है कि आने वाले समय में हम क्या प्राप्त कर लेंगे? हमारा जो खोया हुआ स्थान है, यानी आज हम पीछे हैं लेकिन हम पहले जैसे फिर से नंबर 1 पर आ जाएंगे, ये विश्वास है। हमारा ये जो पार्ट था, पार्ट 21 से कंप्लीट हो गया है।
इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।